तो दोस्तों फिर अब हमको करना है नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और ताप, मतलब टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, और जो हीट का जो संतुलन होता है वो पढ़ेंगे, और सोलर रेडिएशन के बारे में। इन तीन चीज़ों को पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझ लेना चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गामा रेज हो गई, ठीक है, एक्स रेज के बाद फिर यूवी रेज, यूवी 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 हो गया, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। इसके बाद इंफ्रा के बाद हो गया हमारा माइक्रोवेव, फिर रडार और मतलब मेनली यही होता है, रडार या रेडियो मान लो यार। ए हो गई, ठीक। तो इनका अब ए है, देखो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ गामा की वेवलेंथ होती है सबसे कम, और फ्रीक्वेंसी एफ क्यू मतलब होती है बहुत सबसे ज़्यादा। तो जब हम इससे इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जब हम इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ए होता है, तो जो हम देखते हैं उसको विजुअल ए होता है। तो जो ए होता है इसका होता है पैटर्न है स्पेक्ट्रम। तो इसमें जैसे वायलेट हो गया, VOIT लिख दिया, ठीक। वायलेट हो गया, ब्लू, येलो, येलो के बाद हो गया रेड। तो ये इसका स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या वेवलेंथ इसकी क्या होगी, वेवलेंथ इसकी कम होगी और इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। ये होता है विजुअल स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना। ये मेन चीज़ है जिसको हमें समझना था, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहीं पे भी कि सबसे मतलब कि जैसे एक क्रम ही पूछ लेंगे कि 4-5 पूछा भी है, और कि एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड में इनका क्रम बताओ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो इस हिसाब से हमको पहले ये समझने की नीड थी, तो ये हमने क्या होगा समझ लिया। तो अब हम आगे चलेंगे, जैसे स्टेबल होता है ये सब चीज़ सोलर रेडिएशन। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, अब हमको समझ आएगा और अच्छे से, मतलब कि जो होता है लाइट, उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम समझते हैं, क्या आप अपने चारों तरफ वायु को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम वायु के एक साथ बहुत भारी पुलिंदे या पायल के तल में रहते हैं? हम वायु में सांस लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे महसूस तभी करते हैं जब वह गतिमान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही पवन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। वायु का यह आवरण भी वायुमंडल है जो बहुत सी गैसों से बना है। इन्हीं गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, गैसों के कारण ही। तो पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है संपूर्ण भाग, मतलब सूर्य से ही प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस करती है। जो पृथ्वी सूर्य से जो एनर्जी लेती है उसको फिर क्या पृथ्वी अंतरिक्ष में वापस करती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी ना तो अधिक समय तक गर्म रहती है और ना ही अधिक समय तक ठंडी रहती है। तो पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल में जो दाब या प्रेशर में भिन्नता होती है, और इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो इस अध्याय में वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझा जाएगा। तो अब है सोलर रेडिएशन। सबसे पहला सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन से क्या होता है, देखो जो पृथ्वी के पृष्ठ पर
पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश जो है लघु तरंगदैर्घ्य, जो मैक्सिमम पार्ट जो आता है पृथ्वी की सतह पर वो लघु तरंगदैर्घ्य मतलब कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब कि शॉर्ट वेव लेंथ या के रूप में आता है। तो पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आगामी सौर विकिरण, इनकमिंग सोलर रेडिएशन या छोटे रूप में सूर्यताप, इंसोलेशन कहते हैं। समझ गए कि जो पृथ्वी की सतह पर मैक्सिमम जो प्रकाश या ऊर्जा आती है वो कौन से फॉर्म में आती है? शॉर्ट वेवलेंथ या शॉर्ट तरंग दैर्घ्य के रूप में आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। तो जो छोटे रूप में आता है जिसको सूर्य ताप भी कहते हैं हम, इंसोलेशन। तो अब नेक्स्ट क्या है कि अब है जो हमारी पृथ्वी कौन सी जियोइड है। तो पृथ्वी की किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं, वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, मतलब तिरछी इस टाइप से। तो जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। जब कोई चीज़ है उस पर तिरछी पड़ेगी किरणें तो कम चीज़ वो प्राप्त करेगी। जब वो कम चीज़ प्राप्त कर पाती है तो क्या होता है? पृथ्वी औसत रूप से, देखो, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। कितने मिनट? मतलब कि प्रति सेकंड 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। और वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के अंतर के कारण होता है। तो अंतर के कारण होता है, तो अंतर कैसे होता है? जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी है ना, जो 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर होती है। पृथ्वी कब? 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है, अर्थात कि 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। और पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर एपीहीलियन कहते हैं। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के क्या सबसे निकट, अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी पर होती है। इस स्थिति में उपसौर मतलब कि पेरिहीलियन कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप जो होता है, इंसोलेशन जिसको कहते हैं हम, सूर्यताप या इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है 3 जनवरी को ज़्यादा प्राप्त होगा अपेक्षाकृत किसके? 4 जुलाई के। तो फिर भी सूर्यताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे कि स्थल, समुद्र का वितरण और वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डालती है। मतलब ऐसा है कि ये ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती है, जो डेली के कार्य, जो स्थल होता है, समुद्र होता है, या प्रतिदिन की जो मौसम एक्टिविटी होती हैं। तो जो एपीहीलियन और पेरिहीलियन है, तो हमको ये याद रखना है कि 4 जुलाई को क्या होता है? एपीहीलियन। और 3 जनवरी को क्या होता है? पेरिहीलियन। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के कितना होती है? बिल्कुल पास होती है। बिल्कुल ऐसा पास नहीं कि 1 किलोमीटर नहीं। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, 14 करोड़ 70 लाख, और यहाँ पर 15 करोड़ 20 लाख। तो मतलब कितना फर्क है, समझ रहे हो कि पूरा फर्क समझो तो 1 करोड़ 50 लाख किलोमीटर का फर्क होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट है पृथ्वी सतह पर सूर्य ताप में भिन्नताएं। अब पृथ्वी की सतह पर जो है सूर्य ताप में भिन्नताएं होती हैं। अब पृथ्वी पे जो प्राप्त हो रहा है तो हर जगह तो सेम नहीं प्राप्त हो रहा है, वो बता रहा वहाँ, तो अब हम इसको देखना पड़ेगा। तो सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य ताप में होने वाली भिन्नता के कारक कौन कौन से हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास। परंतु अंतिम 2 कारक प्रभाव कम पड़ता है, जो वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास का। यह तथ्य है कि पृथ्वी का जो अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, बिल्कुल बनाता है। तो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाला सूर्य ताप की मात्रा बहुत प्रभावित करता है। उसका कहना यह है कि जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी कितनी टिल्ट है? 23.5 डिग्री ना।
23.5 डिग्री टिल्ट है, तो जो इस टाइप से है, फिर वो यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री हो गया, और यहाँ पे हो गया 66.5 डिग्री। तो इस टाइप का मामला बनता है। तो वो 66.5 डिग्री का जो कोण है बनाता है, वो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप के मात्रा की बहुत प्रभावित करता है। तो ये है सारणी में देखा जाए तो निम्नलिखित सारणी में उत्तरी गोलार्ध में दिए गए आयांतों पर विभिन्न अक्षांशों पर दिन की अवधि में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दें। देखो जैसे अक्षांश पे है, अक्षांश 22 दिसंबर और 21 जून, 0 डिग्री। जब 22 दिसंबर को क्या होता है, 12 घंटा 00 मिनट, 20 डिग्री 48 मिनट, 9 घंटा 8 मिनट। यहाँ पे होता है 60 डिग्री पे 5 घंटा 33 मिनट, और ये है 90 पे 0। और 21 जून को क्या है, 12 घंटे का, मतलब वैसे कमता जाएगा। अगर 0 डिग्री पे 21 जून को सूर्य है जो 12 घंटे तक चमक रहा है, तो 20 डिग्री पे कितना चमकेगा, 13 घंटे 12 मिनट। फिर इस पे 14 घंटे 52 मिनट, फिर 18 घंटे 27 मिनट, और फिर 6 महीने 90 डिग्री पे। इसीलिए तो पोल्स पे क्या होती हैं, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात, इस टाइप का मामला बनता है ना। और अक्षांशों पे, अक्षांश अगर 22 दिसंबर पे अगर सूर्य है तो 12 घंटा 0 डिग्री पे, फिर ऐसा कमता जाएगा। क्योंकि ना अक्षांश पे अगर 12 दिसंबर को मानो कि यहाँ आ जाएगा ना सूर्य, तो फिर वहाँ तो बहुत कम ही दिखेगा, इस टाइप से। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ऐसे ये है, यहाँ पे ये 23.5 डिग्री पहले टिल्ट है, ये हमारा 0 डिग्री। देखो ये कोण बना रहे हैं ना, ये 0 डिग्री है। इक्वेटर हो गया 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ है, साउथ 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब जो है इसमें जो परिवर्तन देखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जो पृथ्वी का है ना, सूर्य ताप की जो मात्रा है, देखो जो सूर्य ताप की जो मात्रा है को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण उसका नति कोण होता है। जो टिल्ट है ना, जो झुका हुआ कोण रहता है, नति कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नति कोण है यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा, अक्षांश जितना ऊंचाई पे होगा, अर्थात ध्रुवों की ओर, किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। अतः की किरणें उतनी ज़्यादा तिरछी पड़ेंगी, और तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। तो अगर देखो तिरछी जाएंगी तो ज़्यादा किरणें निकल जाएंगी, कम किरणें नहीं वो प्रकाश देंगी। अगर तिरछी सीधा पड़ेंगी तो कम जगह पे ज़्यादा किरणें आएंगी, ज़्यादा किरणें आएंगी, रेज आएंगी, तो क्या ये ज़्यादा गर्म करेगी और ज़्यादा एनर्जी देगी। तो इसीलिए ध्रुवों पे क्या होगा, कम ऊर्जा प्राप्त होगी। देखो जैसे टिल्ट है, ये तो यहाँ पे डायरेक्ट है, मतलब ये 0 डिग्री है, तो यहाँ तो सीधी किरणें आएंगी, सीधी डायरेक्ट ही। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे टिल्ट है तो यहाँ बहुत कम ही जा पाएंगी, क्योंकि देखो यहाँ है, इसका यहाँ पे इलाका है और इसका यहाँ पे इलाका, इस टाइप से है, इतना टेढ़ा है अगर तो 0 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ एक 0 डिग्री बन रहा है 43। तो इससे बहुत तिरछी पड़ने से यही हो जाएगा कि जो है ना पूरे एरिया में ज़्यादा किरण, पूरे एरिया में किरणें नहीं पड़ पाएंगी और एक शैडो जोन टाइप का बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे होता है, और बड़े क्षेत्र पे नहीं पड़ेंगी। जैसे कि देखो इसी कारणों से अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा का वितरण बड़े क्षेत्र पर होगा तथा प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा मिलती है। तो इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन और विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। तो अब अगला है सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। अब यह है वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंगदैर्घ्य मतलब कि शॉर्ट वेवलेंथ वाली, जो सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है उसके लिए अधिकांशतः, मतलब पूरा नहीं, अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले पहले सूर्य की किरणें
वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जो जलवाष्प है, ओजोन है, अन्य किरणें अब जो इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है और क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकिरणित कर देते हैं। यह प्रक्रिया है जो आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी होती है। इसी से उदय और अस्त होने पर सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है, क्योंकि जो उसका स्पेक्ट्रम होता है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करती हैं, जो फिर उस स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष में वो दिखाई देने लगता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना एक ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा ही संभव होता है। तो सूर्य तप जो है ना, सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। अब धरातल पे जो है सूर्य तप की मात्रा उष्णकटिबंधीय में 320 वॉट पर मिनट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पे 70 वॉट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। तो सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर पाया जाता है। देखो, सबसे अधिक जो सूर्य तप मिलता है वो उष्णकटिबंधीय जो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर मिलता है, ना कि इक्वेटर पे, क्योंकि यहाँ मेघ जो है बादल बहुत कम पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधों की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। उष्ण कटिबंधों की तुलना में जो विषुवत वृत्त है या इक्वेटर है वहां पे कम प्राप्त होता है क्या, सूर्यताप, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और मैक्सिमम टाइम बादल छाए रहते हैं। तो सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय की अपेक्षा कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। तो शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम विकिरण प्राप्त होता है।